हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। गाइस, सबसे पहले बता दूं मेरा नाम राजेंद्र कुमार है। मैं खुद एक जीडीएस पेपर में सिलेक्टेड हूं, तो जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल ऑथेंटिक होने वाली है। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट 2024 शेड्यूल जो जुलाई 2024 है, उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जो जारी कर दिया गया है। यानी कि आपकी जो वैकेंसी थी 2024 की, जो वैकेंसी आना था, उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको मैंने जो है कल की वीडियो में आप लोगों को पूरा तरीके से जो है बताया था कि कैसे क्या उसमें क्या क्या कौन कौन सी डेट रखी गई। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है कल की डेट में जारी किया गया था, 25 जून 2024 को जो है जारी किया गया था। ठीक है, इसमें प्रॉपर तरीके से यहाँ पे बताया गया था कि जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल जुलाई 2024 के लिए जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है, जो भी डेट वगैरह है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन की गई। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी कैसा क्या सिस्टम है। उसका वीडियो हालांकि मैंने बनाया भी है, तो वो वाला वीडियो आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आज की जो हमारी वीडियो, इसमें हम लोग चर्चा ये करेंगे कि जो हमारा वैकेंसी तो यहाँ पे आ गई है बिल्कुल तरीके से। अब इसमें जो वैकेंसी आई है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, यानी कि कौन कौन से लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, उम्र क्या होना चाहिए, मतलब कि और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यानी कि फॉर्म फिलअप अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे होना, कुछ चीज़ें कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट को आप लोगों को जानना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको तो नहीं पता होगा, क्योंकि अभी आप लोग जो है जीडीएस में नहीं आए हो। क्योंकि मैं जो है खुद एक जीडीएस में सिलेक्टेड हूँ, लगभग 8 महीने 9 महीने के लगभग हो गया मुझको काम करते हुए। तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस किया है अपने साथ, यानी कि मैंने कैसे फॉर्म फिलअप किया है, कैसे कब रिजल्ट आया है, कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उसके बाद कैसे क्या प्रोसेस हुआ है, तो मुझको सारा चीज आइडिया है। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर मेरे इस चैनल पे नए हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को जीडीएस की रिकॉर्डिंग पल पल की और ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहती है। तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे जो है पूरी तरीके से मेंशन है यहाँ पे कि जो है ऑनलाइन एंगेजमेंट जुलाई 2024 के लिए ये जो नोटिफिकेशन है वो जो जारी कर दिया गया है। इसमें जो डेट रखी गई थी, यानी कि डिवीजन के द्वारा जो वैकेंसी अपडेट करने की जो डेट है 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक यहाँ पे, यानी कि बाई डिवीजन सारे डिवीजन को जो है अपने डिवीजन में जितनी भी वैकेंट सीटें हैं उसको जो है अपडेट करना है, डाटा देना है उसका। तो उसकी डेट दी गई। उसके बाद रीचेकिंग की डेट 8 जुलाई 2017 दी गई, यानी कि जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया उसको एक बार फिर से रीचेकिंग करना है। ठीक है, उसके बाद उस डाटा को, यानी कि कहां पर किस डिवीजन में कहां पर कौन सी पोस्ट खाली है, उसको जो है सर्कल द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, यानी कि उसको जो है फीजिंग किया जाएगा। उसकी डेट 9 और 10 को रखी गई है। ठीक है, उसके बाद इशू ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन, यानी कि जो फाइनल नोटिफिकेशन है हमारा वैकेंसी का, जिसमें कि पूरी तरीके से क्लियरली वहां पे मेंशन होगा कि कहां पर किस पोस्ट, कहां पर किस सर्कल में कौन से डिवीजन में कितना पोस्ट खाली है, बीपीएम एबीपीएम सारा कुछ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, कब से जो है उसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा। यानी कि पूरा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मेन नोटिफिकेशन है, वो जो 15 जुलाई को जारी कर दिया जाएगा। उसके पहले 15 जुलाई के पहले ये जो सारा काम है वो जो है सारा काम जो है 15 दिन के अंदर सारा काम समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा थे उसमें। इसके बाद जो है यहाँ पे सारा कुछ दिया है जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। अब बात ये आती है कि देखिए, वैकेंसी आना तो बिल्कुल क्लियर हो गई है, बिल्कुल तय हो गई है। 15 तारीख को यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं जो कि जो है आप लोगों को जानना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही पॉइंट अगर आप लोग अभी जो है नहीं ध्यान दोगे तो आपको जो है दिक्कत हो सकती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये है हमारा कि देखिए, इस वैकेंसी में कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किन किन लोगों के लिए ये वैकेंसी जो है आ रही है। तो देखिए, जो भी 10th पास आउट है, हाई स्कूल पास है और उनकी उम्र 18 साल हो गई है, हाई स्कूल पास है और उनकी उम्र 18 साल हो गई है। लेकिन अभी यह 18 साल वाला, जैसे कि इसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उसमें क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि किस डेट से लेकर 18 साल वहां पे लिया जा रहा है। मुझे अनुमान यही लग रहा है कि 1/1/2024 से लिया जाएगा। 1 जनवरी 2024 तक जिनका भी 18 साल पूरा हो गया है वही लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। मुझे यही है, मेरा आइडिया यही है। बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में वहां पे बता दिया जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 1/1/2024 से अगर मान लो कि कोई भी और भी छूट देगा
आएगा तो एक जो है 7/2024 कर देगा, क्योंकि जो है नोटिफिकेशन जारी करने का यही डेट है। तो 1 जुलाई 2000 शायद, या फिर जो भी वहां पे होगा वो जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आप लोग मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आप लोग जो है 10th पास आउट होना चाहिए, वो किसी भी बोर्ड से हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है। चाहे आप जो है यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, किसी बोर्ड से हो जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया है, यानी कि या तो आप स्टेट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड हो, यानी कि आपका जो है किसी भी बोर्ड से हो, और आप जो है टेंथ पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, और आपकी उम्र 18 साल है, ठीक है, 18 साल आपकी उम्र है, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि हाई स्कूल पास होना चाहिए। और देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट, यहाँ पे मतलब कि ये कोई लोग जो है कंफ्यूजन में ये है कि क्या इस बार जो है 12th पास पर वैकेंसी आएगी या फिर 12th पास पर एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, तो ऐसा नहीं है। अब की बार जो है यहाँ पे केवल और केवल 10th पास पर ही वैकेंसी आया, जो कि पुराना, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया। जितना भी पुराना जो है रूल्स था, सारा रूल्स पुराना ही लगेगा, कोई नया रूल्स इसमें नहीं आया है। 10th पास पर ही होगी और मेरिट बेस पर ही होगी आपकी वैकेंसी, कोई भी एग्जाम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। यानी कि हाई स्कूल की मेरिट बेस पे आपका जो है सिलेक्शन यहाँ पे होना है। जीटीएस में हाई स्कूल की मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता था और अभी भी होगा। अभी 1 से 2 साल इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। अगर कोई भी चेंजमेंट होता है आगे चल के, तो हम लोग जो है समय समय पे आप लोगों को जानकारी देते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया कि हाई स्कूल 10th बेस पे होगी और मेरिट बेस पर ही होगी। आपके मेरिट बेस पर जितना भी आपके हाई स्कूल पर मेरिट होगी, उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। 18 प्लस आपकी जो है एज होनी चाहिए, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि जो है हम लोगों को जो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, उसके पहले हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पहले से ही रेडी करके रखना है, उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में सबसे पहले बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स को आप लोग बहुत ही यहाँ पे जो है ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, ठीक है। पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है आप लोगों का 10th की मार्कशीट, यही तो सबसे मेन जो डॉक्यूमेंट्स है यही है, क्योंकि इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। 10th की मार्कशीट आपकी जो है ओरिजिनल मार्कशीट होनी अति महत्वपूर्ण है। ओरिजिनल मार्कशीट आपकी 10th की होनी चाहिए, किसी भी बोर्ड की हो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपको होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड तो वैसे सब लोगों को पास होगा ही, तो आधार कार्ड लगेगा। पैन कार्ड, देखिए पैन कार्ड किसी लोगों को नहीं होगा, तो अगर आपका नहीं है तो अभी आप लोग बनवा लीजिएगा, अभी से अप्लाई कर दीजिएगा, तो ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन के अंदर आपका बन के आ जाएगा। अभी टाइम है, क्योंकि अभी जो है 26 तारीख है और जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन 15 जुलाई को रिलीज होगा, तो अभी लगभग 20 दिन के आसपास आपके पास टाइम है। तो आप लोग जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, तो वो लोग पैन कार्ड के लिए अप्लाई करवा दीजिए अभी आज ही, क्योंकि पैन कार्ड आपको जो है अभी मान लो एप्लीकेशन फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल के आपको जो है लगेगा, वहां पे सैलरी में लगेगा, ठीक है। और भी सारे, जब भी एसबी का खाता खुलवाओगे आप लोग सैलरी के लिए, उसमें लगेगा, ठीक है। तो आपके लिए पैन कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पैन कार्ड आप लोग बनवा लीजिएगा। उसके बाद है हमारा फोटो, साइन और थंब, ये तीनों चीजें लगेंगी। फोटो आपकी लगेगी, साइन लगेगा और आपका थंब लगेगा, ठीक है। उसके बाद है ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बता रहा हूं। उसके बाद 5वां नंबर है सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी पे आप लोगों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, और इसी में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है, उसी में जो है आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, ये आप लोग जान लीजिएगा, बिल्कुल आप लोग मतलब लिख लीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी है वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, जीडीएस की वैकेंसी, तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ये चीज जान लीजिएगा। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो तो आपका कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर एससी एसटी हो, जो भी हो, और जनरल के अलावा, तो आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बिल्कुल नया। अगर मान लो कि 6 महीना पुराना है, साल भर पुराना है, 2 साल पुराना है, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप लोग 150-150 रुपए खर्चा कर दीजिए और आप लोग नया बिल्कुल फ्रेश तरीके से बनवा लीजिए, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। 100-200 आप लोग खर्चा कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है हमारा आय जाति निवास। देखिए आय जाति यहाँ पे, सॉरी जाति का तो मैंने बता ही दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका होना चाहिए, आय आपकी नहीं लगती है। निवास कहीं कहीं पे मांगते हैं, कहीं कहीं पे नहीं मांगते हैं, वैसे बहुत रेयर केस में 1-8% मुझे पता चला है कि 1-8% डिवीजन ऐसे हैं जो कि निवास मांगते हैं, तो आप लोग चाहो तो निवास बनवा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका जो है यही मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप लोग काट सकते हो। उसके बाद अगला 7वां नंबर मेडिकल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये हालांकि
कि अभी आपको नहीं बनवाना है। ये आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा तब आपका लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। तो इसको अभी आप लोग मत बनवाइएगा। इसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट, देखिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा या फिर नहीं लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा। तो आप लोगों को मैं देखे क्लियरली तरीके से बता देता हूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कंप्यूटर सर्टिफिकेट का कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर है, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मेरे साथ के कई लोग ऐसे हैं जो कि मेरे साथ में ज्वाइनिंग किए हुए हैं, उनका कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं लगा है और ना ही मांगा गया है, बाद में भी नहीं मांगा गया है। उसमें नॉर्मली नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि कंप्यूटर का नॉलेज आपका होना चाहिए। वैसे सभी को कंप्यूटर का नॉलेज होता ही है। अगर आप लोग जो है स्मार्टफोन चलाते हो, एंड्रॉयड मोबाइल चलाते होगे, वैसे 99% जो है एंड्रॉयड मोबाइल चलाते ही होंगे आप लोग, तो आपको जो है नॉर्मल तरीके से सब कुछ आता होगा, क्योंकि कंप्यूटर का यहाँ पे कोई भी यहाँ पे काम नहीं होता है जीडीएस का, आपका जो है एंड्रॉयड फोन का ही काम होता है। तो आप लोग जो है इसका आप लोग ये मत कंफ्यूजन में मत रहिए कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट लगेगा है, इसके अगर नहीं रहेगा तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप लोग अभी से अप्लाई कर दीजिए। अगर आप लोग हो सके तो ट्रिपल सी कर लीजिए, क्योंकि ट्रिपल सी आपके लिए बहुत बेस्ट है। ठीक है, अभी आपके पास जो है टाइम रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि रिजल्ट आने में, फॉर्म फिलअप करने में अभी टाइम लगेगा। तो आप लोग ट्रिपल सी के लिए अप्लाई करवा दीजिए। और नहीं तो आप लोग जो है कोई भी जो है 90 दिन का लगभग जो है कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप लोग प्राइवेट जो भी संस्थान है वहां से भी आप लोग बनवा सकते हो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला हमारा है मोबाइल नंबर और ईमेल। देखिए मोबाइल नंबर और ईमेल के लिए मैं आप लोगों को लिए बहुत ही मतलब गहराई से यहाँ पे बता रहा हूँ। मोबाइल नंबर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्या कीजिएगा कि एक मोबाइल नंबर बिल्कुल फिक्स कर लीजिए, एक आप लोग बिल्कुल मतलब एक सिम बिल्कुल फिक्स कर लीजिए। वही सिम का नंबर आप लोग अपने आधार कार्ड में लगवा लीजिए और वही सिम का नंबर आप लोग हर जगह लगवाइए। एप्लीकेशन जब भी फॉर्म फिलअप करोगे तो उस समय भी वही मोबाइल नंबर लगवाना है जो भी आधार में लिंक है। उसके बाद जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो वही मोबाइल नंबर आपको जो है सैलरी में लगाना है, वही मोबाइल नंबर आपको एम्प्लॉय आईडी में लगाना है। यानी कि एक मोबाइल नंबर आप लोग बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए, उसको इधर से उधर मत कीजिएगा और वही आपका हर जगह काम देगा। फॉर्म भरने से लेकर आपका जो है सैलरी तक, ज्वाइनिंग तक और आगे चल के भविष्य में भी काम देगा। तो आप लोग यही आपको सलाह दूंगा कि आप लोग एक पूरी तरीके से एक मोबाइल नंबर फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक ईमेल भी फिक्स कर लीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आप लोग बिल्कुल फिक्स कर लीजिए एक, जो कि आपको हर सारे डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है होना अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाद में आप लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती है। आप लोग जो है एप्लीकेशन फॉर्म दूसरे मोबाइल नंबर से भर देते हो, उसके बाद जो है बाद में आपका जो है वहां पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा तो वो मोबाइल नंबर आप लोग खो देते हो। तो वहां पे जो है ओटीपी आता है जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उस समय आपको दिक्कत होगी। उसके बाद में सीएसआई आईडी बनने में दिक्कत होगी, सैलरी में भी दूसरा लगा दोगे तब भी दिक्कत होगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पहले से बता रहा हूं कि आप लोग मोबाइल नंबर बिल्कुल सेपरेट कर लीजिए। ईमेल और मोबाइल नंबर एक आप लोग सेपरेट कर लीजिए, जो कि आप लोग सारी जगहों पर वही मोबाइल नंबर लगवाइएगा। उसके बाद पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग जो है विकलांग हो या फिर दिव्यांग हो तो आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होगा, जो भी कैटेगरी का हो, आप लोग ओरिजिनल जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। उसके बाद क्या है, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, जो भी ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है उनका जो है लगेगा, बाकी और लोगों का नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जब भी आप लोग जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आपको केवल और केवल एक ही रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अलग अलग मोबाइल नंबर से कई सारे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है कि आप लोग जो है एक ही डिवीजन से अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक रूल और है कि जब भी आप लोग फॉर्म फिलअप करोगे तो उस समय आप लोग केवल और केवल एक ही डिवीजन में जितनी भी पोस्टें हैं उन्हीं के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं होता है कि कुछ जो है पोस्टें दूसरे डिवीजन की अप्लाई कर दो और कुछ पोस्टें दूसरे डिवीजन की अप्लाई कर दो, तो ऐसा उसमें रूल नहीं होता है। आप लोग एक डिवीजन में जितनी भी पोस्टें हैं वो सारी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि एक मोबाइल नंबर से दो अलग अलग मोबाइल नंबर से 2-3 रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, उसके बाद अलग अलग डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। लेकिन ऐसा मान लो आपको ऐसी गलती नहीं करना, क्योंकि क्या होता है जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपका सब पकड़ा जाएगा। डिवीजन के पास या फिर आपके सर्कल के पास सारा कुछ डाटा रहता है, एक ही कैंडिडेट का सारा डाटा जब वहां पे जाएगा, वहां पे सब कुछ आधार कार्ड वगैरह सब कुछ लगा होगा और सब कुछ आपका वो लगा होगा, तो आपका सारा डाटा पकड़ा जाएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोग जितना चालाक बनते हो ना, वो सबको जो सर्कल के पास, डिवीजन के पास सब कुछ डाटा रहता है, तो आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डिजी लॉकर ऐप से वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स, अभी ये हालांकि अभी का काम नहीं है, ये जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना होगा, तब आपका जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है डिजी लॉकर से वेरीफाई करवाना पड़ेगा। यानी कि वो वेरीफाई वो ऑटोमेटिक हो जाता है, एक डिजी लॉकर ऐप होता है, वहीं से वेरीफाई हो जाता है। आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो लोग सर्च कर लीजिएगा, लेकिन अभी के लिए इसको काट दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा है करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट भी अभी आप लोग मत बनवाइएगा, क्योंकि ये अभी के लिए नहीं है, ये जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब होगा। डीओबी प्रूफ, हालांकि इसकी भी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो है आपके मार्कशीट में या फिर आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ रहती है, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जितना भी मैंने बताया है, कोई भी पॉइंट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाई मैं किन किन चीज़ों से होकर गुजरा हूँ, इसीलिए मुझको सारा कुछ अनुभव है, मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। वैसे तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है कि आपका जो है 10th के मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग है आपका सिलेक्शन होना है, यानी कि आपके हाई स्कूल की मेरिट बेस पर ही सिलेक्शन होना है, ठीक है। वो मेरिट बनेगी, वो आपको पता होगा कैसे क्या मेरिट बनेगी, हालांकि उसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। उसके बाद 18 साल आपकी एज होनी चाहिए, ये भी बता दिया है, ठीक है। ये सब बात की बात है, इसको सब काट दीजिएगा। बात मेन पॉइंट जो भी थे मैंने बता ही दिया है, बाकी अलग से मैं वीडियो बना दूंगा कैसे क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेकर आपकी ज्वाइनिंग तक का जो भी प्रोसेस है। हालांकि मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखा है, तो वो वीडियो जरूर जाके देख लेना। बाकी मैं 1 से 2 दिन में एक नया वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिसमें आप लोगों को पूरा जो है फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक, सैलरी तक का प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगा कि किन किन स्टेप से होकर आप लोगों को गुजरना पड़ेगा। फॉर्म भरना, उसके बाद रिजल्ट कितने दिन बाद आएगा, पुलिस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद जो भी जितना भी प्रोसेस होता है सब बता दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाएं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, या फिर मेरे जो है फेसबुक से, या फिर जो है इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम से, कहीं पर आप लोग जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग मुझसे बात भी कर सकते हो। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।